में सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने डॉक्टर निधि उनियाल का ट्रांसफर स्थगित करते हुए पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी की भी गठित की है। क्या है पूरा विवाद, इस खास रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर निधि मामले पर सीएम धामी सख्त। निधि उनियाल का ट्रांसफर किया स्थगित। सीएम धामी ने गठित की जांच कमेटी। देवभूमि उत्तराखंड में दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम धामी लगातार एक्शन में हैं और राज्य में लापरवाही पर सीएम धामी कड़े फैसले भी ले रहे हैं। बता दें कि जहां सीएम ने राज्य में छात्रों को फ्री टेबलेट देने का प्लान अधिकारियों की वजह से प्रभावित होने पर एक्शन लिया, वहीं एक अन्य मामले में भी सीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर निधि उनियाल विवाद। डॉक्टर निधि ने स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर लगाया आरोप। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर अभद्रता का लगाया आरोप। डॉक्टर निधि उनियाल ने सीएम को लिखे पत्र में बताया, स्वास्थ्य सचिव की बीमार पत्नी ने इलाज के दौरान अभद्रता की। डॉक्टर निधि उनियाल ने विवाद में अपने ट्रांसफर को भी जोड़ा। मामले में माफी न मांगने पर किया गया अल्मोड़ा ट्रांसफर। पूरे विवाद के बाद डॉक्टर निधि उनियाल ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य सचिव ने सभी आरोपों को किया खारिज। तबादले से बचने के लिए आरोप बहानेबाजी, ऐसा स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का कहना है। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे और डॉक्टर निधि उनियाल मामले में सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है और डॉक्टर निधि उनियाल का ट्रांसफर स्थगित कर सीएम ने मामले में मुख्य सचिव को जांच कमेटी भी गठित करने का निर्देश दिया है। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को सीएम आवास पर बुलाकर पूरे मामले की जानकारी भी ली थी। सुनिए डॉक्टर निधि उनियाल का बयान। आप अगर ओपीडी से जाते हैं तो काफ़ी सारे मरीज आपके जो हैं वो क्यूड रहते हैं, वेटेड रहते हैं, तो आपको हर्ट होते हैं। पहली चीज़ ये है कि भाई मरीज अस्पताल में ही देखा जा सकता है। घर में जाके आप उसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, दवाई, या अगर वो सीरियस है तो इमरजेंसी में आके ट्रीट हो सकता है, और अगर वो इतना सीरियस नहीं है तो ही कैन ऑलवेज कम टू दी ओपीडी एंड शो हिमसेल्फ। तो इस तरीके का कोई रूल तो होना तो नहीं चाहिए, बट हाँ कभी कभी इस तरीके की बातें अमूमन हो जाती है कि ठीक है अधिकारी ने बोला है तो आप चले जाइए। तो हाँ, मैंने ये चीज़ बोली थी कि नहीं हम वहाँ जाके नहीं देखेंगे, वो इधर आ सकते हैं तो आ जाएं क्योंकि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब 2 या 3 बार हमारे अधिकारी ने बोला कि नहीं आप देख आइए, तो हमने कहा ठीक है, जब हो सकता है इनकी भी कोई मजबूरी है जो हमें भेजा जा रहा है, तो हम अपना चले गए गाड़ी में। एक्चुअली कुछ बात सी हो रही थी कि आप सॉरी की बात हो रही है, बहुत खफा हैं, इस तरीके की बातें बोली गई मुझसे। तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, मैंने सॉरी बोलने से तो मना करा। मेरा लेक्चर था, मैं लेक्चर लेने चली गई और 4 बजे अचानक से मेरे व्हाट्सएप पे मुझे ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि अटैचमेंट ऑर्डर्स टू अल्मोड़ा। अटैचमेंट ऑर्डर्स टू अल्मोड़ा। इस पूरे विवाद से दून अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज से लेकर शासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले में डॉक्टर निधि को आईएमए और सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन भी मिला है, जबकि डॉक्टर्स का संगठन समर्थन में भी आया है। अभी लेटेस्ट ही मालूम चला है, जैसे न्यूज़ आई है, तो मैं सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने उस ट्रांसफ़र आदेश को निरस्त कर दिया है। और आपकी बात भी ठीक है कि मतलब अगर डॉक्टर निधि उनियाल ने, देखिए सभी को ज्ञात है कि पिछले 1-2 साल में कोविड काल में बहुत काम किया है। इनफैक्ट उनको सम्मान भी दिया गया कोविड वॉरियर का कई मंचों पर। तो इस तरह का उनके साथ एकाएक तो थोड़े से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस तरह ट्रांसफ़र का आदेश दे देना, ये थोड़ा सा उचित कार्रवाई नहीं लगती है शासन की तरफ से। मतलब हो सकता है कि थोड़ा जांच कर ली जाती, सारे फैक्ट्स को चेक कर लिया जाता और उसके बाद कोई जो भी है डिसीजन लिया जाता। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद जहां सीएम धामी ने पूरे मसले पर सख्त फैसला लिया है, वहीं राज्य में किसी भी लापरवाही और विवाद पर सीएम धामी कड़े एक्शन भी ले रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही फैसला हो पाएगा किसका आरोप सही है और किसका गलत। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर निधि उनियाल विवाद मामले में मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने निर्देश दिया है। एसीएस मनीषा पवार को
जांच की जिम्मेदारी दी गई है। मामले की तत्काल जांच की रिपोर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने ये निर्देश दिए थे कि मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर निधि उनियाल विवाद मामले में मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने निर्देश दिया है। एसीएस मनीषा पवार को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। मामले में तथ्यात्मक जांच के बाद रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर निधि उनियाल विवाद से ये जुड़ा मामला है, जहां मामले में मुख्य सचिव और वहीं पौड़ी की जिला पंचायत हमेशा से अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहती है। इस बार भी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर जिला पंचायत में फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है, जहां एक वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अगले वित्त वर्ष को लेकर बजट प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो वहीं जिला पंचायत पौड़ी की बजट प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि जिला पंचायत का बजट प्रस्तुत करने में लापरवाही हुई है, जिससे विकास कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह का ये कहना है कि बजट निश्चित रूप से ही विलंब हुआ है, लेकिन बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्धारित समय तक जिला पंचायत में बजट प्रस्तुत नहीं किए जाने की वजह से अब शासन ने स्वीकृति लेनी होगी। बजट की एक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर बजट पारित किया जाता है। और हमारे ज़िले में बजट को लेकर बहुत लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई है। और इसी के चलते मैंने एमए को निर्देशित किया है कि आप तुरंत इस पे कार्रवाई करें, और जिससे हमारे विकास कार्यों में भी रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है। पिछले वर्ष का जो 21-22 का अनुमानित बजट था वो लगभग 44 करोड़ 31 लाख के आसपास था हमारा। और इस साल भी हमारा बजट अब तैयार हो रहा है। ये जल्द ही जो है हम लोग बैठक बुलाएंगे और उसे पास कराएंगे। थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से बजट में थोड़ा लेट हुआ है। अब 3 दिन का चूँकि विधानसभा सत्र है, इस वजह से वो हो गया। अभी जल्दी ही हम लोग बैठक बुला रहे हैं उसकी, बजट की, और पास कराएंगे उसे। नहीं, बजट तो हमारा प्रोसेस शुरू हो रखी है, सभी हमने अनुभागों से ले लिया है। वो लगभग तैयार होने वाला है 1-2 दिन में वो। और इसके बाद जो है हम लोग बैठक उसमें रखेंगे जिला पंचायत के बोर्ड में। इस वर्ष का कितने करोड़ का बजट जा रहा है आपका? अभी तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन जो पिछले वर्ष का था उससे थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा बजट। में आगे बढ़ेंगे, जहां कपकोट विधानसभा से विधायक सुरेश गढ़िया ने सरकार से कपकोट विधानसभा में छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने के लिए सरकार से मांग रखी है। उन्होंने कहा कि कपकोट विधानसभा के जनजाति समुदाय के लोगों को लगभग 12 किलोमीटर दूर स्कूल जाना होता है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास से सरकार से छात्रावास की मांग की है। वहीं उत्तराखंड के खटीमा जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर खटीमा मुख्य चौक पर लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। खटीमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बॉबी राठौड़ और नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं लगातार गैस, तेल और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। मीडिया से बातचीत करते हुए खटीमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बॉबी राठौड़ ने कहा कि लगातार देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई की मार से आम जनता बहुत परेशान है, जहां लगातार पेट्रोलियम पदार्थों और गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं खाने के तेल समेत अन्य खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों से आम महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है।
पूरे प्रदेश में देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया है, जिसको लेकर आज खटीमा ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम हुआ है। जिस प्रकार से आज देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज ही की जो सुर्खियां थी उसमें ये बिजली के और जो पानी पीने का पानी है उसके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। गैस के दाम में देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। जो महिलाओं की रसोई है वो रसोई महंगी होती जा रही है, उनकी पकड़ से दूर होती जाती है। रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जो रोज अपने जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है आम लोगों के पकड़ से बाहर होती जा रही है। चाहे वो गरीबों का मामला हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय का मामला हो। दोनों जो परिवार हैं वो बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और जो गरीब परिवार है वो त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मस्त है। वहीं उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। हर साल हजारों की संख्या में भक्त हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आते हैं और इससे पहले रविवार को सेना की टीम ने भी हेमकुंड साहिब पहुंचकर वहां के हालातों पर जायजा लिया था। फिलहाल वहां पर 10 फीट से भी अधिक बर्फ जमी हुई है, लेकिन इस बीच हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से अब इसे लेकर यहां पर तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह का यह कहना है कि वर्तमान समय में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी हिमखंड 100 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंचा है। यहां से हेमकुंड तक 3 किलोमीटर क्षेत्र में 5 से 10 फीट बर्फ जमी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों को लेकर भारतीय सेना की 418 स्वतंत्र इंजीनियरिंग के कमांडिंग अफसर कर्नल RS पुंडीर के निर्देश दिया था, जिसके तहत सूबेदार मेजर नेकचंद के नेतृत्व में 5 संसदीय दल श्री हेमकुंड साहिब का जायजा लेकर वापस लौटे हैं। और वहीं चंपावत जनपद के टनकपुर में हाईवे पर हाथियों के झुंड की लगातार आवाजाही से मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि उत्तर भारत के प्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम का मेला शुरू होने से माता के भक्त प्रतिदिन हजारों की संख्या में टनकपुर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से तीर्थयात्री दिन रात माता पूर्णागिरि धाम को जा रहे हैं और हाथियों के हाईवे पर आने की वजह से बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि माता पूर्णागिरि धाम को जाने का जो रास्ता है वो हाथी कॉरिडोर में आता है, जिस वजह से इस रास्ते का हाथियों का आवागमन बना रहता है। वर्तमान समय में कुछ दिनों से हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में आया हुआ है, जिसकी वजह से वन विभाग की तरफ से मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं, जो दिन और रात में लगातार गश्त भी कर रही हैं और घेंटा खाली इलाके में सोलर फेंसिंग भी लगाई गई है, जिससे हाथी गांव या आबादी क्षेत्र की ओर से आवागमन न कर सके। ये जो हमारा मार्ग है हाथी कॉरिडोर का मार्ग है, पूरा यहाँ से कॉलोनिया से लेके बूम तक हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत ही आता है। और आजकल क्योंकि हाथी का मूवमेंट ज़्यादा है और उसके लिए विभाग द्वारा पूर्णागिरि मेले को देखते हुए टीम में गठित करके रात्रि में गश्त हेतु लगातार टीम गश्त कर रही है यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर। बाकी पूर्णागिरि रोड पे विभाग द्वारा यहाँ से लेके गंडाखाली से आगे तक सोलर फेंसिंग की गई है, ताकि हाथी का मूवमेंट गांव की ओर या रोड पे ना हो, उसके सुरक्षा के मद्देनजर उसको भी दुरुस्त किया गया है। वहीं ऋषिकेश में कोरोना काल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए DRDO की मदद से ADPL में एक 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया था, जिसमें लगभग 100 से अधिक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ऋषिकेश एम्स की तरफ से तैनात भी किए गए थे। वहीं अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी ऋषिकेश एम्स को दी गई थी और वहीं अचानक सभी को नोटिस मिला कि 1 अप्रैल से आप लोगों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं। यहां तक कि 5 दिन पहले अस्पताल की बिजली भी काट दी गई
और तपती गर्मी में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस मामले में अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर ऋषिकेश एडीपीएल क्षेत्र में डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने त्रिवेणी घाट पहुंचकर पूरे शहर में रैली निकालकर लोगों से समर्थन मांगा है। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन भी दिया है। इस दौरान नर्स और डॉक्टर्स की ये मांग है कि हमें जो निकाला जा रहा है वो न्याय के खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स का भी ये खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अब हम कहाँ जाएं, हमें हॉस्पिटल से ना निकाला जाए। हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है, इसलिए हमें किसी अन्य हॉस्पिटल में तैनात कर दिया जाए। वहीं जब इस बाबत एम्स प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नहीं चल रहे। गर्मी में मेरा नाम अल्पना है, मैं डीआरडीओ में 10 महीने से काम कर रही हूँ। जो एम्स ने हमें रिक्रूट किया था जुलाई में 2021, जुलाई 2021 में इन्होंने हमें रिक्रूट किया। अभी एक दिन पहले ही 31 मार्च को हमारा लेटर आया कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, कि हमारी सेवाएं सारी बंद की जा रही हैं। और उससे 5 दिन पहले से इन्होंने बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। हम धूप में और उस टेंट में ड्यूटी कर रहे थे लास्ट 5 दिनों से, और वहाँ पर हमें कोई भी देखने नहीं आया, कोई मिलने भी नहीं आया। तो मुझे केंद्र सरकार, उस राज्य सरकार से ये पूछना है कि बिना एक दिन पहले नोटिस देने का मतलब क्या है, और अब हम यहाँ पर नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं, तो आगे हम क्या करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोविड का जो केयर सेंटर चल रहा था राज्य सरकार के निर्देश से और एम्स प्रशासन द्वारा, लेकिन एम्स प्रशासन ने अभी 25 तारीख से हम लोगों की सारी बिजली वगैरह सारी काट दी है। और क्या है कि हमारी जो एक दिन पहले हमको प्रायर नोटिस आता है कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 महीनों से हम अपनी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जिस टाइम पे लोगों की चिंताओं को आग देने के लिए उनके घर वाले भी साथ नहीं थे, उस टाइम पे हम लोगों ने अपना कार्य किया। उस टाइम पे हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, हम अपनी फैमिली छोड़कर इतनी दूर से आए हैं, पूरे तन मन धन से अपनी सेवाएं दी हैं यहाँ पे, लेकिन आज हमारी नौकरी पे यहाँ जा रही है। सर, ह्यूमन राइट्स का भी यहाँ पे उल्लंघना कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब विद इन 1 मंथ पहले तो एटलीस्ट हमें नोटिस आना चाहिए था। मतलब 24 आवर्स पहले भी हमें नोटिस नहीं दिया गया कि आप लोगों को निकाल रहे हैं। वहीं देवभूमि में तापमान बढ़ते ही आसन बैराज से विदेशी मेहमान अपने वतन के लिए लौट चुके हैं। इस बार 49 प्रजाति के करीब 6000 विदेशी पक्षियों ने आसन को अपना आशियाना बनाया था। सभी पक्षी अक्टूबर के पहले सप्ताह से आसन पहुंचने शुरू होते हैं और मार्च के अंत में अपने देश वापस लौट जाते हैं। अधिकांश विदेशी पक्षी ठंडे देशों के लिए यहां पर प्रवास के लिए आते हैं। तो मैं आसन कंजर्वेशन रीजन में जो प्रवासी पक्षी विदेशों से आते हैं वो अब सभी लौट चुके हैं अपने अपने वतन, और अब जब आएंगे माह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएंगे। उससे पहले विभाग इनके बैठने के लिए मड फ्लैट बनाते हैं, इनकी तैयारी करते हैं आने का स्वागत के लिए, और पक्षी प्रेमी भी काफ़ी इनका इंतजार करते हैं। अब अक्टूबर में देखने को मिलेंगे, और लगभग 6000 के करीब इस टाइम पक्षी थे जो सकुशल अपने देश वापस जा चुके हैं। खबर नैनीताल से है, जहां क्लासिक होटल के पास जंगल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग ने सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया है। गनीमत रही कि इस दौरान आग रिहायशी क्षेत्र में नहीं पहुंची। वहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए बिजली दरों का ऐलान कर दिया है। इस साल के लिए दरों में 2.03% का इजाफा किया गया है, जिसमें बीपीएल श्रेणी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ 4 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ा दी गई है। वहीं घरेलू श्रेणी में भी 10 से 30 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना भी साध रही है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अच्छे दिनों की सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार महंगाई अपने चरम पर है, जो कि जनता को एक नई सौगात सरकार ने दी है।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरों में खड़ी कर रही है। 2022 के लिए बिजली में 2.03% का इजाफा हुआ है। वहीं घरेलू श्रेणी में 10 से 30 पैसे प्रति यूनिट का ये इजाफा हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अच्छे दिनों की सरकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार महंगाई अपने चरम पर है, जो कि जनता को एक नई सौगात सरकार ने दी है। देखिए, ये अच्छे दिन की सरकार है। तमाम सुविधाएं देने की बात इस सरकार ने की थी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की महान जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। उसका पुरस्कार तो भाजपा की सरकार ने देना था उत्तराखंड के लोगों को। तो ये पुरस्कार स्वरूप बिजली के दाम भी बढ़े हैं और उससे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रसोई गैस और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए और ये जनता को एक नई सौगात दी है। देखिए, जनता को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार गरीबों की जेब में डाका डाल रही है और गरीबों को तमाम संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर